द साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 phases. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 phases में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज़ प्रोलिफरेटिव और फॉलिक्यूलर फेज, थर्ड इज़ ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ इज़ लेट्रल और सिक्रीटरी फेज. सो ये 4 phases होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में. वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच phases. So first is menstrual phase. The beginning of each cycle is taken as the first day, where menses or loss of blood 45 to 100 milli takes place, and it lasts for approximately 5 days, average 3 to 7 days. So menstrual cycle का beginning जो menstrual phase होता है, menstrual phase का bleeding का जो first day होता है उसे हम beginning of the cycle consider करते हैं. और इनिशियली जो बिगनिंग होता है यहाँ पर लॉस ऑफ ब्लड होता है. सो जो कि 4 to 5 डेज़ का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज़ का होता है. और इस पीरियड में ब्लड लॉस होता है या इसे हम मेंसेस भी कहते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज. एज इन दिस फेज ब्लड लॉस टेक्स प्लेस, अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ का होता है. एवरेज वी कैन से 3 to 7 डेज़. किसी फीमेल में 3 डेज़ तक होता है और किन्हीं में 5 डेज़ या एवरेज में 3 to 7 डेज़ का ये फेज़ होता है. एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन्स रिलीज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. सो मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्रस में एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, एंड एंडोमेट्रियम जब ब्रेक होता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लीडिंग फेज. और ये जो ब्लीडिंग फेज होता है ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स के इफ़ेक्ट की वजह से होता है. सो फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल जब कम हो जाता है देन प्रोस्टोग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं जो कि एंडोमेट्रियम को ब्रेक कर देते हैं एंड ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है. And due to this, blood, tissue fluid, mucus, endometrial lining and the unfertilized oocyte is discharged through the vagina, जिसकी वजह से बॉडी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एंडोमेट्रियल की जो ब्लड की लाइनिंग है और अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये सब वेजाइना से रिलीज़ हो जाता है. सो वेजाइना से इनका डिस्चार्ज होता है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड oocyte भी रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड के साथ में. द एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिकम्स वेरी थिन अबाउट 1 millimeter. सो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिन होती है, 1 millimeter की होती है. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज द मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कंटिन्यूज फॉर एन एवरेज ऑफ 5 days. हाउएवर दिस ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन. सो मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कंटिन्यू रहता है एवरेज में 5 days के लिए. एंड ये जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज में जो ब्लड रिलीज़ होता है बॉडी से वो क्लॉट नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन. एंड मेंस्ट्रुअल फेज अकर व्हेन एन ओव्यूलेटेड एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड. सो इफ़ ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता देन जो लाइनिंग होता है यूट्रस का वो डीजनरेट हो जाता है एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. So then thereby shed out along with menstruum. So ये जो unfertilized egg हैं, जो ये unfertilized egg हैं ये menstruum के साथ ही body से release हो जाते हैं. and ये जो phase होती है ये 5 days का phase होता है. and it is thus called as funeral of unfertilized egg, क्योंकि unfertilized egg menstruum के साथ body से बाहर release हो जाते हैं, destroy हो जाते हैं, इसलिए हम इस phase को funeral of unfertilized egg कहते हैं. During these 5 days, many primordial follicle develop into primary and few of them into secondary under the effect of FSH. सो मेंस्ट्रुअल फेज़ के इन 5 days में ब्लीडिंग फेज़ में कई प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलप होते हैं प्राइमरी फॉलिकल में, एंड उनमें से कुछ प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में. और ये होते हैं, ये जो डेवलपमेंट होता है फॉलिकल का ये अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इफ़ेक्ट की वजह से ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ओवरी में ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि फॉलिक्यूलर फेज़ में जब यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन फेज़ स्टार्ट होता है तो उसी बीच में कई प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलप होते हैं प्राइमरी में.
देन सम प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इनटू सेकेंडरी, बट सेकेंडरी से कोई भी एक ही फॉलिकल सेलेक्ट होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के लिए। सो उस समय यहाँ पर यू कैन सी FSH का लेवल ऊपर दिख रहा है, वेरएज LH का लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा है। यस, सो FSH का लेवल ऊपर रहता है बिकॉज ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में। और यहाँ पर यू कैन सी ऑन द एट द 14th डे एट द मिड ऑफ द फेज़, ये मिड ऑफ द फेज़ है। सो 14th डे पे देखो FSH का लेवल एकदम नीचे चला जाता है क्योंकि अब फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे फॉलिकल्स मेच्योर हो चुके होते हैं। एंड अब 14th डे पर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा और यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है। जब ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर हो जाता है तो उस समय FSH का लेवल डाउन हो जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का। एंड उसी समय 14th डे ओवुलेशन डे के दिन ही 13-14 डे पर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यू कैन सी यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कांस्टेंट एकदम नीचे चल रहा है, स्लो चल रहा है, बट यहाँ पे अचानक ये अपने पीक पर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर में एंड सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ होने में। यस, सो अचानक ही ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। सो दिस फेज़ इज़ व्हाट फॉलिक्यूलर फेज़, एंड एट द एंड ऑफ द फॉलिक्यूलर फेज़ ओव्यूलेशन फेज़ के दिन LH हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। एंड आफ्टर दैट हियर ल्यूट्रल फेज़, यहाँ पे सिक्रेटरी फेज़। सो यू कैन सी हियर ये ओव्यूलेशन हो गया 14th डे पर, यहाँ पे LH का लेवल बढ़ चुका है। एंड आफ्टर ओव्यूलेशन ये जो एम्प्टी फॉलिकल है ये डेवलप हो गया किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम में है तो ये वाले फेज़ को हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़, क्योंकि ये ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेटरी फेज़ हुआ और ये पोस्ट, उसके बाद वाला फेज़। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ में क्या हो रहा है, जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो बच जाते हैं इनके सराउंडिंग के, ये फॉर्म करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यस, अब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, इसलिए हम इसे सिक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के साथ ही साथ सम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। और अब ये जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं ये यूट्रस के डेवलपमेंट में, एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सो इन्हें हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट हो जाते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स में। यस, एंड लेटर दिस कॉर्पस एल्बिकन्स अगेन डी जनरेट। ये ओवरी में ये चेंजेस होते हैं। एंड हियर यू कैन सी इन द ओवेरियन हार्मोन, तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होते हैं जब ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे हैं। सो इन्हीं फॉलिकल्स से ही ईस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में FSH के साथ ही साथ ओवरी में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं ग्राफियन फॉलिकल से। यस, एंड ये ईस्ट्रोजन हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं एंड साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करते हैं। सो यू कैन सी हियर ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के समय इनका भी लेवल हाई होता है। यस, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे बिल्कुल ही लो है या न के बराबर है, क्योंकि जब ओव्यूलेशन के बाद ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल पीक पर जाता है। यस, क्योंकि अगर इसी समय फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए यूट्रस के डेवलपमेंट में, एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पर तो अपने पीक पर ही रहते हैं और 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यू कैन सी यहाँ पर उसका तुरंत ही उसका लेवल डाउन हो जाता है और ये अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इसी तरह से आगे की तरफ इनका लेवल नीचे रहता है एंड फिर से ओव्यूलेशन के बाद इनका लेवल हाई जाता है। एंड यहाँ पे यूट्रिन में देखो, यहाँ पे यूट्रस में ये 0 to 5 डेज़ वाला ये मेंस्ट्रुअल फेज़ है जहाँ पर कि मेंसेस या ये ब्लीडिंग होती है, इसे हम ब्लीडिंग फेज़ कहते हैं। सो अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होंगे सो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है यूट्रस में ये डीजनरेट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है एंड ओवम रिलीज़ हो जाता है बॉडी से। एंड आफ्टर दैट ये प्रोलिफरेटरी फेज़ जहाँ पर कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बाद में वापस से 5 डेज़ के बाद इसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड देन और इसके साथ ही साथ जब ये लाइनिंग प्रोलिफरेटरी फेज़ में ये प्रोलिफरेट हो रही है, ये लाइन थिक हो रही है और इसी बीच में यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ओवरी में होता रहता है। तो ये साइमल्टेनियसली ये यूट्रीन साइकिल में यहाँ पर
एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होती रहती है मेंस्ट्रुअल फेज के बाद, वहीं पर ओवरी में फॉलिकल्स मैच्योर होते रहते हैं. यस, एंड आफ्टर दैट ये सिक्रीटरी फेज में यहाँ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यहीं पर हो जाता है. यस, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन इसी एंडोमेट्रियम की वॉल पे जो ऑलरेडी थिक हो चुकी है इनकी लाइनिंग, तो यहाँ पर होता है, यहीं से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो ब्लड वेसल्स ये जो यहाँ पर थिक हुए हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर से यहाँ से डाउन हो जाता है और ये आगे यहीं पे स्प्लिट हो जाती है, तो अगली साइकिल इसके आगे स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज़ अबाउट द ये हार्मोनल लेवल. ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से FSH एंड LH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और ये ओवरी में ये साइकिल चलती रहती है. यस, ये ओवरी के हार्मोन्स हैं. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस तरह से 14th डे के पहले ये ईस्ट्रोजन का लेवल ऊपर जाता है, फिर यहाँ नीचे आता है, फिर ऊपर आता है. तो ये ईस्ट्रोजन का जो लेवल है ये राइज एंड फॉल होता रहता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है. एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल ओव्यूलेटरी फेज के बाद बढ़ता है. फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनका लेवल फिर से डाउन हो जाता है. एंड इस तरह से यूट्रीन साइकिल में इस तरह से चेंजेस होते हैं. इनिशियली 5 डेज़ में एंडोमेट्रियम स्प्लिट होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, और उसके बाद वापस से इनमें रिपेयरिंग चालू हो जाती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, और ये लाइन ठीक होने लगते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल फेज. नाउ आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज, the second phase of menstrual cycle is proliferative phase, also called as follicular or post menstrual phase. So second phase menstrual cycle का proliferative phase होता है. Why proliferative क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इस phase में cells का multiplication बहुत ही rapid speed में होता है. cells multiply होते हैं, spread होते हैं, and formation of the network of blood vessels. You can see यहाँ इस phase में blood vessels का बहुत ही rapid multiplication होता है and network of blood vessels यहाँ पे form होते हैं. So these are the blood vessels, इसलिए हम इसे proliferative phase कहते हैं. फॉलिकुलर फेज, एज इसी फेज में यू कैन सी ओवरी में यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है. यस, सो इसलिए हम इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं. पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज क्योंकि ये मेंसेस फेज के बाद वाला फेज है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज. एंड दिस फेज इज़ द ड्यूरेशन between the end of the menstruation and release of ovum, that is ovulation. So ये phase menstruation के बाद वाला phase होता है and ovulation के पहले वाला phase. So 14th day is the ovulation day. ये 14th day ovulation day है, you can see here. And ये menstruation days हैं. So 5th day के बाद वाला, तो you can see 5th से लेके 13th day तक का जो phase होता है इसे हम फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं. सो इस फेज का ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल फेज एंड ओवुलेशन फेज के बीच का टाइम होता है, 5th to 13th डे. ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज़ मोर वेरिएबल देन अदर फेजेस. सो अदर फेजेस से इस फेज़ का जो ड्यूरेशन होता है वो वेरिएबल होता है. जनरली इट एक्सटेंड फ्रॉम 5th to 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th से लेके 13th डे तक का ड्यूरेशन होता है प्रोलिफरेटिव फेज़ का. अ फ्यू 6 to 12 secondary follicle proceed to develop, but usually one of them develops into a Graafian follicle, that is mature follicle. So primordial follicle से कुछ follicles develop होते हैं प्राइमरी में बहुत सारे follicles destroy हो जाते हैं, and then उसमें से few follicles develop होते हैं सेकेंडरी में. yes, फ्यू मीन्स अराउंड 6 to 12 फॉलिकल्स डेवलप होते हैं सेकेंडरी में, और उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट किया जाता है जो कि प्रोसीड होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में. सो उनमें से कोई भी एक सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में. द अदर सेकेंडरी फॉलिकल्स डीजनरेट, एंड बाकी के जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन इज कॉल्ड एज एट्रेजिया. सो ये जो बहुत सारे फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एट्रेजिया. डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल्स सीक्रीट द हार्मोन एस्ट्रोजन. यस, तो इस फेज़ में जो डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल में. सो सेकेंडरी फॉलिकल जब डेवलप होते हैं तो ये सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, एंड ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं.
and the stimulation for proliferation of new follicle is influenced by GnRH which stimulate release of FSH. तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है, फॉलिकल्स में जो मल्टीप्लिकेशन सेल्स में डेवलपमेंट हो रहा है वो GnRH हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, यस, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं ये, और ये स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को उनके हार्मोन्स FSH एंड LH हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए. तो ये FSH एंड LH हार्मोन्स ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं इसी फेज़ में उनको रिलीज़ करने के लिए. एंड दिस FSH हार्मोन अभी यहाँ पे इसी फेज़ में यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिक्यूलर फेज़. सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं इस फेज़ में डेवलपमेंट के लिए. सो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है, ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होता है. एंडोमेट्रियम बिगिन टू रीजनरेट. यू कैन सी ये मेंसेस वाला फेज़ है 0 to 5. प्रोलिफरेटिव में देखो यहाँ पे एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम का रिपेयरिंग हो रहा है, ये वापस से रीजनरेट हो रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ इस्ट्रोजन. और इसके लिए ये इस्ट्रोजन हार्मोन यू कैन सी प्रोलिफरेटिव फेज़ में यहाँ पे इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है. दिस इज़ द प्रोलिफरेटिव फेज़. तो यहाँ पे इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है. सो एंडोमेट्रियम के रीजनरेशन में इस्ट्रोजन हार्मोन्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Now regeneration also involve formation of endothelial cells, endometrial or uterine glands and network of blood vessels. So thickness of endometrium reaches 3 to 5 millimeter. अब ये जो एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो रहा है प्रोलिफरेटिव फेज़ में, इसमें एंडोथीलियल सेल्स फॉर्म हो रही हैं, देन एंडोमेट्रियल में यहाँ पे यूट्रीन ग्लैंड्स के या ब्लड वेसल्स में थिकनिंग हो रही है, उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, और इस तरह से इनका जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम का ये प्रोलिफरेटिव फेज़ में 3 to 5 मिलीमीटर हो जाता है. सो प्रोलिफरेटिव फेज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है और इस फेज़ में हार्मोन सीक्रेट होते हैं ओवरी से भी एंड पिट्यूटरी से भी. ओवरी रिलीज़ करता है इस्ट्रोजन हार्मोन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं FSH एंड LH हार्मोन्स. एंड इस फेज़ में प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में. सो दिस इज़ अबाउट द प्रोलिफरेटिव फेज़. Now after proliferative phase, the next phase of menstrual cycle is ovulatory phase. And it is the shortest phase of menstrual cycle. ये menstrual cycle का एकदम shortest phase है and it involves the rupturing of mature Graafian follicle and release of ovum, that is secondary oocyte into the pelvic cavity, usually on 14th day of menstrual cycle. 1 day का phase है. मिड ऑफ द फेज़ अगर 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो मिड में 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज़. दिस इज़ ओव्यूलेशन डे, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो इसलिए ये एकदम शॉर्टेस्ट फेज़ है, 1 डे का फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. एंड इसी फेज़ में यू कैन सी ओव्यूलेशन में ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है एंड सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है, ओके, इन द पेल्विक कैविटी. सो ये यूजुअली होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड यहाँ पर यू कैन सी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, यहाँ पर LH हार्मोन का लेवल एकदम अचानक ही रैपिड इंक्रीज़ होता है, LH का लेवल, जो कि हेल्प करता है ये ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने में एंड सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होने में. सो दिस हार्मोन इट्स लेवल इज़ राइजिंग एट दिस फेज, बहुत ही रैपिड. यहाँ पे देखो एकदम नीचे है लेवल, बट यहाँ पे 14th डे पर लेवल अचानक से पीक पे जाता है और ये हेल्प करता है इस फॉलिकल को रैप्चर होने में एंड सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ होने में. ओव्यूलेशन में बी अकम्पनीड बाई माइल्ड और सीवियर पेन इन द लोअर एब्डोमेन. सो ओव्यूलेशन डे के दिन लोअर एब्डोमेन में माइल्ड या सीवियर पेन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है, सो इन दैट केस मे बी सम पेन कैन अकर इन द लोअर एब्डोमेन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेशन फेज, which is under the influence of luteinizing hormone which is secreted by the pituitary gland. So यहाँ पर luteinizing हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है.
Now after the ovulatory phase, the last phase of menstrual cycle, that is the secretory phase, also called as luteal phase, and this is the longest phase of menstrual cycle. You can see 14th day अगर ovulation हो रहा है, cycle is of 28 days, so 15 से लेके 28 days तक का जो time है, that is the secretory phase. It lasts for 14 days from 15 to 28 days of the cycle. So 14 days का cycle होता है. सिक्रेटरी फेज़ 14 डे का फेज़ होता है, जो कि 15th डे से 28 डेज तक काउंट किया जाता है. आफ्टर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, रिमेनिंग टिश्यू ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम अंडर द इफेक्ट ऑफ LH. सो ओवुलेशन में, ओवुलेशन 14th डे पे सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, एंड जो इसका रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल, जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बच जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जिसके लिए यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का रोल क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने में, देन ओवम के रिलीज़ होने में, एंड देन एम्प्टी फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. कॉर्पस ल्यूटियम बिगिंस टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन. अब यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरॉन एंड सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं. सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, यूट्रस के डेवलपमेंट में, एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. द ओव्यूलेटेड एग मे गेट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स. अब यहाँ पर जो ओवम रिलीज़ हुआ है, ओवुलेटेड एग, ये 24 आवर्स में फर्टिलाइज होना चाहिए, 24 to 1 और 2 डेज़ तक. मीन्स अगर 14th डेज का ओवुलेशन हुआ है तो 14-15 डेज तक इसका फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. अगर उस समय कॉपुलेशन हुआ, स्पर्म्स एंटर हुआ फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट से, सो यहाँ पर अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, देन प्रेगनेंसी विल अक्कर. तो यहाँ से जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे, वो प्रेगनेंसी मेंटेन करेंगे. दिस इज़ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. बट in the absence of fertilization, corpus luteum can survive only for 2 weeks. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सो कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ 2 वीक्स के लिए ही सर्वाइव करेगा, एंड देन ये डीजनरेट हो जाता है इनटू द वाइट स्कार दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स. सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 2 वीक्स सर्वाइव करेगा, एंड उसके बाद ये डीजनरेट हो जाएगा वाइट बॉडी कॉर्पस एल्बिकन्स में, एंड बाद में ये कॉर्पस एल्बिकन्स भी डीजनरेट हो जाते हैं. Now the corpus luteum releases progesterone and small amount of estrogen and inhibin hormone. अब ये corpus luteum रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन ऑल्सो. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन्स द एंडोमेट्रियल ग्लैंड ग्रो एंड बिकम कॉइल्ड एंड स्टार्ट यूट्रिन सिक्रेशन. सो ये जो हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक करने में, फिर एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन्स द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ये ग्रो होने लगती है, बिकम थोड़ा कॉइल्ड होने लगती है. यू कैन सी हियर द कॉइलिंग, एंड यहाँ से यूट्रिन का सिक्रेशन होता है, एंड एंडोमेट्रियम बिकम मोर वेस्कुलराइज्ड एंड थिकन अप टू 8 to 10 मिलीमीटर. अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम का थिकनिंग बढ़ जाता है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, एंड ये इनका जो थिकनिंग है ये 8 to 10 मिलीमीटर तक हो जाता है. अब ये जो इनहिबिन हार्मोन है, ये FSH के सिक्रीशन को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है. फॉलिकल का डेवलपमेंट यहाँ हो चुका है, तो अब यहाँ पर ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टॉप कर देते हैं. क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो दूसरे फॉलिकल्स 9 months तक उनमें डेवलपमेंट नहीं होगा. सो इसलिए इनहिबिन हार्मोन क्या करते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो FSH के सिक्रीशन को स्टॉप कर देते हैं. इनहिबिन स्टॉप सिक्रीशन ऑफ FSH, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो FSH इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ फर्टिलाइजेशन इज़ डन. और फर्टिलाइजेशन हुआ देन एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम के ऊपर, और यहाँ से ही वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. एंड इफ़ द ओव्यूलेटेड एग गेट्स फर्टिलाइज्ड and the embryo is implanted, then there is secretion of human chorionic gonadotropic, that is HCG. So अगर
ओव्यूलेटेड एग, जो यहाँ पे ओव्यूलेशन में जो ओव्यूलेटेड एग है ये रिलीज़ हुआ था, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया देन यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म होगा एंड एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ये एंडोमेट्रियम की जो थिक वाली लेयर है यहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंड देन यहाँ से सिक्रीशन होता है HCG का। सो प्रेगनेंसी टेस्ट में ये HCG ही देखा जाता है कि अगर ब्लड में HCG लेवल दिखाई दे रहा है इट मीन्स प्रेगनेंसी इज़ देयर, which extend the life of corpus luteum and stimulates its secretory activity. So अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से सिक्रीशन होगा HCG का, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ एक्सटेंड हो जाता है अगले 9 मंथ्स के लिए एंड यहाँ पे सिक्रेटरी एक्टिविटी होती रहती है। तो यहाँ पे HCG का सिक्रीशन होता रहता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता रहता है एंड प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। Presence of HCG in maternal blood and urine is an indicator of pregnancy. So maternal mother के blood में HCG का presence ही indicate करता है pregnancy को। In absence of fertilization, next menstrual cycle begins. So अगर fertilization नहीं हुआ तो next menstrual cycle फिर से स्टार्ट हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है, FSH एंड LH हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से एंड देन अगेन फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं। सो इस तरह से फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। हियर वी हैड सीन इन द सिक्रेटरी और द लिटरल फेज दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सिक्रीशन फेज, जो कि 15 से 28 डेज़ का फेज़ है। यहाँ पे ओवरी में चेंजेस होते हैं, जो रैप्चर्ड फॉलिकल है, रैप्चर्ड एंड एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल, वो डेवलप हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में एंड फर्दर वो डिजनरेट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में एंड बाद में वो फिर से डिजनरेट होता है और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिक्रेटरी फेज। एज वी हैव डिस्कस्ड कि सिक्रेटरी फेज का जो डेज़ होता है वो कितना होता है, 14 डेज़ होता है। यस, ओव्यूलेशन के बाद का 14 डेज़ इज़ सिक्रेटरी फेज़। सो ये जो 14 डेज़ है वो ओव्यूलेशन के बाद सिक्रेटरी फेज़ का ये हमेशा फिक्स होता है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा फिक्स नहीं है कि एवरी 28 डेज़ पे ही होगा। यस, सो ये जो चेंजेस हैं ये रेगुलर चेंज है, बट एवरी मंथ में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो 26 से 30 डेज़ के बीच में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, बट सिक्रेटरी फेज़ और लिटरल फेज़ द फेज़ का डेट फिक्स है कि ओव्यूलेशन के बाद के 14 डेज़ ही लिटरल फेज़ होंगे। सो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 डेज़ का है, सपोज 28 की जगह 26 डेज़ का है, अभी भी इनका सिक्रेटरी फेज़ 14 डेज़ ही होगा। ओव्यूलेशन कौन सा डेज़ होगा फिर 14 डे। अगर लिटरल फेज़ है सो ओव्यूलेशन इनका होगा, अगर 26 डेज़ का साइकिल है सो ओव्यूलेशन डे हो जाएगा 12। यस, अगर सपोज़ 35 डेज़ का साइकिल है तो ये 14 डेज़ तो फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है। 14 डेज़ लिटरल फेज़ सिक्रेटरी फेज़ फिक्स है। तो अगर 35 डेज़ का साइकिल है तो इनका ओव्यूलेशन 21 डेज़ को हुआ होगा। यस, सो ओवम रिलीज़ होता है 14th डे ओव्यूलेशन डे पर और 2 डेज़ तक ही वो सर्वाइव करता है। अगर उसी बीच में कॉपुलेशन हुआ, स्पर्म्स का एंट्री हुआ, देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट समटाइम्स अगर ऐसी केसेस में जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ से कम या 28 डेज़ से ज़्यादा हुआ तो बोला नहीं जा सकता कि ओव्यूलेशन कौन से डे को हुआ होगा। यस, सो इसलिए इतना कंफर्म हम नहीं बोल सकते कि ओव्यूलेशन 14th डे को ही होगा। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ के आगे या पीछे हो रही है, 26 डेज़ पे हो रही है तो ओव्यूलेशन 12th डे को हुआ होगा। 35 डेज़ की साइकिल है तो ओव्यूलेशन 21st डेज़ को हुआ होगा। बट ये जो सिक्रेटरी फेज़ में ओव्यूलेशन के बाद वाला जो फेज़ है वो 14th डे का ही होगा, ये फिक्स है। यस, सो इसलिए ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज़ है एंड इनका डेज़ फिक्स है कि 14 डेज़ का ही होता है सिक्रेटरी फेज़। So this is all about the menstrual cycle and its phases, and missing of menstrual period is the first indication of pregnancy, and menstrual cycle ceases at the age of 50 years. And now in our next lecture we will discuss about the gametogenesis, where we'll discuss about the spermatogenesis and oogenesis.